एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को डुअल कैरेक्टर्स के बारे में शुरुआत किया था और आप लोगों को अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग वेव पार्टिकल डुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेव नेचर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पार्टिकल नेचर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। वेव पार्टिकल डुअल कैरेक्टर, ये वेव पार्टिकल डुअल कैरेक्टर का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए, चाहे वो आईआईटी जेई के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के किसी एग्जाम के लिए हो, या कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है चाहे उसके लिए हो। सो बेसिकली क्या है, हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में काफ़ी कुछ समझाया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो क्या होता है, मैक्सवेल ने सबसे पहले एक्सप्लेन, मैक्सवेल साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव कैरेक्टर के बारे में। सबसे इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पहले वेव कैरेक्टर के बारे में समझेंगे, फिर पार्टिकल कैरेक्टर के फेनोमेना समझेंगे, कुछ वेव कैरेक्टर के वाले फेनोमेना, फिर पार्टिकल कैरेक्टर वाले फेनोमेना, फिर देखेंगे दोनों के बारे में एक साथ कि भाई कौन सा नेचर है एक्चुअली, या दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं, या कौन से वक्त कौन सा वाला नेचर काम करेगा और किस वक्त कौन सा वाला नेचर काम करेगा। सो मैक्सवेल ने बोला कि अभी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से शुरुआत करते हैं, बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाएंगे, या किसी दूसरे सबएटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है, जिसका मास हैवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेनिस बॉल हो गया जो 100 ग्राम्स का 10⁻2 kg 100 ग्राम के वो, दीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स किसे बोलते हैं, फिर सबएटॉमिक पार्टिकल्स आल्सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सबएटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, सबएटॉमिक पार्टिकल आपका होता है जो एटम के अंदर रहता है, एटम से भी छोटा, सबएटॉमिक। सो मैक्सवेल ने, लेट्स गेट बैक टू आवर वेव कैरेक्टर। मैक्सवेल ने बोला कि बेसिकली कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, इट विल क्रिएट या इट विल जनरेट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी किसी बुक्स में एच से भी रिप्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड। सो कोई भी ऑसिलेटिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल में भी, इलेक्ट्रॉन में भी, प्रोटॉन और एनीथिंग विच, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ना या कम होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं रहना चाहिए, तो वो अगर मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सो किस तरीके से है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ EMR से हम लोग देखते हैं तो इजी होता है समझने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ दिखने को मिलेगी आपको, सबसे सिंपल सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सनलाइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो रहता है। सपोज इस तरीके से हमने अपना ड्रॉ करा, एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ करा, एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ करा। सो परपेंडिकुलर है ये दोनों एक्सिस, ये एक्सिस परपेंडिकुलर, तो एक तरफ का इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया ई। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सपोज बी, ठीक है। सो अभी मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फिर के बारे में आप कैसे बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या डायरेक्शन रहा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक। सपोज ये मेरा, जिस तरीके से मेरा आप स्क्रीन पर देख रहे हो,
ये जो वाई एक्सिस है इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस लगाया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो एक्स लगाया मैंने, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बी दिख रहा है आपको, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो भाई आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या डायरेक्शन रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इस तरह ऑसिलेट कर रही है, दग 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 इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। सो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, ऐसे करते करते जाएगा या पीछे आएगा, सेम चीज़ है। सो आप अभी डायरेक्शन समझ चुके हैं। नाउ अब हम लोग जैसे मैंने आप लोग अपने पिछले वीडियो में एनर्जी कैलकुलेशंस के बारे में जब बताया था, वहाँ पे मैंने अलग अलग रिलेशंस बताया था। E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच सी बाई एच सी न्यू बार, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ये अलग अलग रिलेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके कौन कौन से फेनोमेना है जो वेव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोगों ने देखा होगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So these are various phenomena which can only and only be explained by the wave nature of electromagnetic radiation. वेव नेचर से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या अच्छा उससे पहले हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन। अब अगर मेरा पास वेव है उसके लिए मुझे वेव फंक्शन चाहिए होगा। लेट द वेव फंक्शन इज डिजाइन्ड बाय वेव फंक्शन जाई, इस वाले टर्म्स को बोला जाता है जाई, इसको बोलते हैं जाई। वेव फंक्शन जाई हो गया, जाई इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बोल रहा है कि जो अभी क्या है इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि E और B जो है वो इसके परपेंडिकुलर है और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो फर्दर परपेंडिकुलर है, सब समझ चुके होंगे। सो वेव फंक्शन जाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिप्रेजेंट बाय वेव फंक्शन जाई। नाउ कुछ फेनोमेना जैसे बताया डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये सब आप फिजिक्स में जब आप क्या बोलते हैं वेव लाइट के बारे में पढ़ोगे तब आप वहाँ पर ये सब के बारे में आप जान पाओगे। अब हम चले आते हैं अपने कुछ जिस तरीके से वेव वाले समझ में आ गया आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, उस तरह के कुछ और फेनोमेनाज हैं जो कि वेव से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पार्टिकल कैरेक्टर से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। पार्टिकल कैरेक्टर का मतलब सिंपल है यार, उसका मास रहेगा, पॉइंट मास रहेगा, बस मास है मतलब पार्टिकल कैरेक्टर है, वेव फंक्शन है मतलब वेव कैरेक्टर है। तो एक फेनोमेना मैं आप कुछ फेनोमेना के बारे में बताता हूं। एक फेनोमेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फेनोमेना ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर। कैरेक्टर वर्ड थोड़ा अजीब है, पार्टिकल नेचर वर्ड इज करेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी पहले आप नाम समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, फिर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं। तीसरा है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आपको अभी नहीं पढ़ना है, जब मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा। तीसरी फेनोमेना है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोल रहा है, पहले आप समझो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन में आएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जा रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हो रहा है, बोल रहा है कोई भी अगर आप किसी मैटर को व्हेन यू आर हीटिंग अ मैटर, सो किसी मैटर को आपने, ये सपोज आपका मैटर है, इसको अगर आप हीट करते हो, इफ यू आर हीटिंग अ मैटर, इट विल
शो सम रेडिएशन, इट विल एमिट सम रेडिएशन, एक्चुअली द वर्ड इज एमिट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप फर्नेस कहाँ से मिलेगा आपको, आप गैस के ओवन में ले लो। अगर आप गैस ओवन में अपना कोई आयरन रॉड को अगर हीट करते हो, तो आयरन रॉड अगर आपने गैस ओवन में हीट किया, सबसे पहले वो रेड कलर का हो जाएगा, धीरे धीरे वो डीप रेड हो जाएगा, उसके बाद फिर वो ऑरेंज होने लगेगा, फिर वो वाइट की तरफ जाएगा, फाइनली वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो आपने पहले हीट किया, धीरे धीरे वो रेड का हुआ, रेड कलर में आया, रेड कलर दिखने लगा, फिर डीप रेड हो गया, फिर ऑरेंज में चला गया, फिर वाइट और अल्टीमेटली ब्लू कलर में चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब रेडिएशन ही तो है। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पार्ट 2 में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है आपका, वो स्टार्ट होता है गामा रे से, खत्म होता है रेडियो वेव्स पे खत्म होता है। उसमें एक विजिबल रीजन होता है, उसमें जो विजिबल रीजन वाला पोर्शन है, उस विजिबल रीजन को अगर आप फिर से अगर फाइन करके देखोगे, वो इस तरीके से आपको रीजन दिखेगा, विजिबल रीजन। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, कुछ लोगों में VIB अलग से नहीं लगते, VB से चल जाता है कुछ बुक्स में, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, ये तो लिख तो दिया इस तरीके से, बट ये जो इधर से उधर जा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ रही है। सो अब आप कमेंट करके बताओ, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सबसे पहले अगर आपने मैटर को हीट किया, सबसे पहले लो एनर्जी रेडिएशन आपको दिखी, रेड दिखा, धीरे धीरे आप मेटल को हीट करते गए, एनर्जी सप्लाई करते गए, सप्लाई करते गए, जो एनर्जी, जो रेडिएशन एमिट हो रही है, उसकी भी वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है और एनर्जी बढ़ रही है। इसीलिए लास्ट में आपको वो दिखता है किस तरह का, ब्लू कलर का है या वायलेट कलर का दिखता है। वायलेट कलर इज ऑफ वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी लो वेवलेंथ, and red is low energy, high wavelength. So this kind of phenomena is called black body radiation. So basically black body क्या होता है? ये तो phenomena हो गया। black body क्या होता है? black body is a ideal body which can emit and absorb all types of radiation. So ब्लैक बॉडी एक उस तरीके की बॉडी है जो कि हर एक तरीके का रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। उस बॉडी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप देखो, एक ग्राफ समझते हैं। एक ग्राफ बहुत जरूरी है, कई बार ग्राफ पूछ लेता है। ये इंटेंसिटी हो गई रेडिएशन की, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी हो गई, ये इधर जो वेवलेंथ हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब देखो इस तरीके से है, ग्राफ आया आपका। अब आप देखो ध्यान से, ये जो वाला पहला वाला है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरा वाला इंटेंसिटी कम है। ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर T है, ये 1 है, ये टेम्परेचर T2 है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि टेम्परेचर नहीं, हम T2 T1 करते हैं तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। ये T1 हो गया आपका, ये T2 हो गया। T1 इज लेस देन T2। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फर्नेस में, जैसे जैसे आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, सो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी, वेवलेंथ भी चेंज होगा, तभी तो वो कलर आप लोगों को अलग अलग दिखता है। सो ये हो गया ब्लैक बॉडी। इस वाले फेनोमेना को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेव की बात आ रही है तो सबसे पहली बात है कि किसी को मैटर को हीट करने के बाद उससे वेव कैसे एमिट हो सकती है। सो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वेव से। ठीक है, अभी दूसरे फेनोमेना को डिस्कस करते हैं। हम लोग ये पहले फेनोमेना देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस फेनोमेना को वेव से नहीं पार्टिकल से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था, बट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टाइन ने। एंड रिमेंबर गाइस, आइंस्टाइन को रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से नोबेल नहीं मिला था। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन टू बी प्रिसाइज, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कहाँ दिखता है? आप रोड पे निकलो आपको हर जगह दिखेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जाम्पल कहाँ दिखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं, एक मेटल सरफेस लिया, ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस को जब सनलाइट से बम्बार्डमेंट किया गया, अगर मेटल सरफेस लिया, मेटल सरफेस को सनलाइट से बम्बार्डमेंट किया गया, बम्बार्डमेंट करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए? तो उन्होंने क्या करा, इस चीज को उन्होंने क्या करा, इस पूरे को एक वैक्यूम चेंबर में ले आए वो लोग। ठीक है, ये पूरा एक वैक्यूम चेंबर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया वैक्यूम चेंबर में। उसके बाद उन्होंने इसको, ये कलेक्टिंग प्लेट हो गया आपका, इस पूरे को, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो उन्होंने देखा कि अगर आप वो मेटल सरफेस को अगर सनलाइट से बम्बार्डमेंट कर रहे हैं या शाइन कर रहे हैं उसके ऊपर, सो वो, और उसको सिस्टम को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, सो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर रीडिंग कब दिखाएगा? व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा, तभी ना वो दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड किया गया, बम्बार्डमेंट करने के तुरंत ही बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होकर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आई। So this phenomena is called photoelectric effect. So photoelectric effect is defined as a phenomena of ejection of, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन, phenomenon of ejection of electron from the surface of metal upon the bombardment of सनलाइट। बोलना सही नहीं होगा, द एक्चुअल टर्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिकॉज सनलाइट इज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपॉन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो कुछ चीजें यहां पे उठ के आई। बोला जा रहा है कि देयर इज नो टाइम लैग between the ejection of electron and bombardment. बॉम्बार्डमेंट में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बिल्कुल भी टाइम लगे। जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन आई, अब मैसेज क्यों दिखा रहा हूं, वेव्स की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन वेव दिखाते हैं। एक्चुअली ये पूरा फेनोमेना पार्टिकल कटर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन आई, तुरंत यहां से आपका इलेक्ट्रॉन सबमिट हो गए। दूसरा बोल रहा है, दूसरी बात की जा रही है कि सारे के कोई भी अगर आपने रेडिएशन डाली इसके ऊपर तो एमिट नहीं होगा। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही एमिट होगा। सो क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड इन द मेटल्स आर कंपोज ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ बाउंडेड है, फ्री तो नहीं घूम रहे हैं ना। तो अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है, आपको पता होगा बोर्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। सो उससे वो अट्रैक्ट है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन सबमिट होगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन।
सो जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर एच न्यू आपने एनर्जी सप्लाई करी, दैट एनर्जी सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन द एच न्यू नॉट. दिस एच न्यू नॉट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन. So h nu is defined as a minimum amount of energy required for the removal of electron from the surface upon the application of electromagnetic radiation. ठीक है, nu naught is called threshold frequency. वर्क फंक्शन इज बेसिकली एनर्जी ही होता है. दूसरा टर्म हो गया, तीसरा चीज हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ emission increases with increasing the brightness. Of electromagnetic radiation. बोल रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सनलाइट है, उसका अगर ब्राइटनेस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, इंटेंसिटी नहीं वेलोसिटी, ये द राइट टर्म इज वेलोसिटी. ये उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, हार्ट से बोला, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ पे उठ के आ गए द साइंटिस्ट ऑफ मिलेनियम नेम्ड एज आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल मिला था. उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. वी कैन ओनली एक्सप्लेन दिस फेनोमेना बाय ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ पार्टिकल. सो इन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप सोचो, ये एक पार्टिकल है, ये कोई वेव नहीं, एक पार्टिकल है. उस मतलब रेडिएशन जो सनलाइट है वो एक पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन. फोटोन इज बेसिकली द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो वो बोल रहे हैं फोटोन जिसकी एनर्जी होगी एच न्यू, वो जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर जाएगा, वो यहां से इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड है उस मेटल के साथ by the energy h nu naught. So h nu should be greater than h nu naught. फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका पार्टिकल फोटोन है, इसकी एनर्जी h nu है, वो h nu जब पार्टिकल जब मारेगा उसको, सो तब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे विद डिफरेंट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसकी रहेगी ke. सो इट इज लाइक दिस, h nu इज इक्वल टू h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर. m इज द मास इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन. ये दिस फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेना कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर. सो पार्टिकल नेचर उठ के आता है जब भी रेडिएशन ने मैटर के साथ इंटरैक्ट करा, देन देयर इज अ पार्टिकल नेचर. जब भी रेडिएशन दूसरे रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट कर रही है, देन इज अ वेव नेचर. सो पार्टिकल नेचर कब आता है आपका, पार्टिकल नेचर तभी आएगा जब एक रेडिएशन ने मैटर के साथ इंटरैक्ट करा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो. आप लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी देखा था, थर्मल रेडिएशन दिया, एमिशन हुआ. ठीक है, सो ये हो गया आपका. अभी यहाँ पर एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है. ये बोला जा रहा है कि भाई ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन में ग्राफ्स काफ़ी पूछे गए हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वहाँ पे आप देख पाओगे. पिछले मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी ग्राफ के बारे में बताया था. इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे आप y इक्वल टू mx प्लस c, सो ग्राफ इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट हैविंग अ इंटरसेप्ट. सो ये हो गया आपका h न्यू अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी. ये आपका ग्राफ आ जाएगा. स्लोप क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लॉट नहीं कर रहे, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं. v स्क्वायर प्लॉट किया, स्लोप आ जाएगा मास. इंटरसेप्ट हो गया ये h न्यू नॉट. ये एनर्जी कैलकुलेशन काफी बार आती है. अच्छा, यहां पर एक चीज और देखने लायक है कि जो एनर्जी पहले एनर्जी थी फोटॉन्स की h न्यू थी, बाद में जो एनर्जी आई h न्यू माइनस h न्यू नॉट आई, जो कि आपका हाफ एम वी स्क्वायर है. अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था नीट में, बोला गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन कौन से ट्रू हैं. ठीक है, उसमें तो बेसिकली जो ये जो कोलिजन ही हो रहा है ना, दिस कोलिजन इज अ इलास्टिक कोलिजन, ये आपको जानना है.
नीट 2024 में ही आया था ये क्वेश्चन। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन क्यों हो रहा है? अच्छा, फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, डजंट मैटर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी इज बेसिकली कंजर्व, पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी इक्वल करोगे तो बाद से इक्वल करके देखोगे तो सेम ही आएगी। सो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सो अभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अच्छा, अब एक दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम लोग क्या, अभी हमने क्या देखा कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होने चाहिए ना। कौन कौन से मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जनरली हो जाते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रांसियम नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। जो ही हमारा अभी कंट्रोवर्सी थी, 44 आउट ऑफ 67 स्टूडेंट्स गॉट द AI रैंक 1। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सबको बोला जाता है अल्कलाइन मेटल्स। यही है जो कि आप लोगों के सोलर सेल ले लो, सोलर सनरूफ ले लो, वहां पे इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। बाद में डिस्कस करेंगे क्यों होते हैं, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में आयनाइज एनर्जी के बारे में देखेंगे तो, ठीक है। सो इस तरीके से अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी एक मेटल सरफेस पोटेशियम को पकड़ लेते हैं, कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे डालोगे, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन ऑफ एनी एनर्जी, then it will not emit the radiation. Surface emission of the radiation from the surface will only take place when we are supplying the energy of a definite quantity. Definite quantity दोगे तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रेडिएशन के लिए एनर्जी आप लोगों को 5.1 हर्ट्स की चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हर्ट्स की चाहिए, आप प्रोवाइड कर रहे हैं 4.1 हर्ट्स, नो एमिशन हो विल टेक प्लेस। 5.1 हर्ट्स एनर्जी सप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी सप्लाई करोगे तभी निकलेगा, क्वांटाइज्ड इन नेचर। सो अभी हम लोग क्या समझ गए? इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with matter can only be explained by the particle character, not by wave nature। सो ये हो गया आपका, वेव नेचर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, पार्टिकल नेचर से ही आप एक्सप्लेन कर पाओगे। नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रा। मैंने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत ही इन डिटेल बताया था आप लोगों को। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था। अभी आ जाते हैं हमारे, तो अभी हम लोग ये समझ गए, यहाँ पे डी ब्रॉगली आ गए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो डी ब्रॉगली बोल रहे हैं। सो एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वेदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एवरीवन विल शो बोथ पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। कब कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है किस फेनोमेना को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंस बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल shows both particle and wave nature। रिमेंबर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात की जा रही है, मैक्रोस्कोपिक की नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल
वो भी वेव कैरेक्टर शो करना चाहिए। वो क्या शो करेगा, लैम्डा इक्वल टू एम बी से आप देख चुके हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या देखा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो देखते हैं अभी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पहले एक प्लॉट आप समझो, इस तरीके से है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्लॉट इस तरीके से दो, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय बोर्स। बोर्स ने एनर्जी कैलकुलेट करी, मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट किया, मतलब मोमेंटम कैलकुलेट किया। ही हैज कैलकुलेटेड मोमेंटम, मोमेंटम से एनर्जी कैलकुलेट किया, एनर्जी से मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम से वेलोसिटी आ जाएगी। रेडियस कैलकुलेट किया, रेडियस मतलब पोजीशन कैलकुलेट किया। अब आप एक चीज सोचो, पहले आप एग्जाम्पल समझो। अगर आपका फैन है, फैन में ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स आर मूविंग। आप फैन को देखो ऊपर, फैन को अगर आप देखोगे सो आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई हाँ वेलोसिटी आप बता पा रहे हो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट आप एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लेड्स यू कैन नॉट टेल दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लेड्स। आप इंडिविजुअल ब्लेड का लोकेशन नहीं बता पाएंगे। फैन को बंद कर दो, आप वेलोसिटी नहीं बता पाओगे उसकी, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अब जीरो हो गई, अब आप उसको लोकेशन बता पाओगे। सो आप अगर आप में एक बता पा रहे हैं तो दूसरा चीज नहीं बता पा रहे हैं, क्यों? ठीक है, उसका कारण हम लोग देखेंगे अभी। हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं कि फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्यों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हम अभी पूरे कैलकुलेशन करके समझ जाएंगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रू है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ट्रू नहीं है। सो इट इज ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक और सबएटॉमिक particle only. So Heisenberg states that position is represented by x, momentum represented by p equal to mv. Uncertainty in position into uncertainty in momentum is greater than or equal to h by 4 pi. Momentum p is equal to m into v. M is the mass, v is the velocity. So delta x into delta v is greater than or equal to h by 4 pi m. This is the uncertainty in, so ऐसे लिखते हैं, uncertainty in position uncertainty in momentum. मोमेंटम हो गया, ये पोजीशन हो गया। आप अगर पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लोगे, अनसर्टेनिटी, अगर मान लो आपने पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ली, सो सपोज आपने पोजीशन कैलकुलेट कर ली एग्जैक्ट, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, अब दिमाग लगाओ, डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डेल्टा पी, यही तो है। ये अगर बहुत स्मॉल हो गया, इफ दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल देन दिस क्वांटिटी विल बिकम वेरी हाई, मतलब डेल्टा एक्स छोटा हो गया तो डेल्टा पी बड़ा हो जाएगा। अदर वे इज ऑल्सो ट्रू, डेल्टा पी छोटा हो गया डेल्टा एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। मेरे पास दो चीज़ है, एक बार मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन को लेके कैलकुलेट करते हैं दोनों की अनसर्टेनिटी कितनी आती है, और एक बार टेनिस बॉल को लेके कैलकुलेट करके, टेनिस बॉल को लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी आती है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मेरी बॉल जो बॉल होता है टेनिस बॉल, उसका मास होता है अराउंड 150 ग्राम्स। सिंपलिसिटी के लिए 10 ग्राम पकड़ लेते हैं, 10⁻² kg। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi m। कैलकुलेशन के बाद ग्रेटर देन वाला साइन आप हटा दीजिए,
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 9.1 माइनस 31 kg। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप अप्रॉक्सीमेटली करोगे ये सब पहले तो ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 31 इट विल बी वी विल बी गेटिंग 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करके जब निकालोगे आप तो कुछ 10 टू द पावर माइनस 2 के आसपास आएगा। ये वाले फिगर्स भी हैं। इस केस में देखते हैं जरा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। वी आर गेटिंग द वैल्यू सम इधर कुछ फिगर रहेगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 32। आप देख लो, फॉर इलेक्ट्रॉन द आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आंसर प्रोडक्ट ऑफ आंसर इज माइनस 2, बट फॉर पार्टिकल ऑफ 10 ग्राम द आंसर इज माइनस 32। सो कितनी कम है अनसर्टेनिटी की वैल्यू, कितनी ज़्यादा है अनसर्टेनिटी की वैल्यू। इसका मतलब अभी यहीं से एक्सप्लेन आ गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही इज ओनली ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रो के लिए तो ट्रू ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लीजिए ये आपका सरफेस हो गया मेटल सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये हो गया एटम हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन जो कि रेडियस से कैलकुलेशन कर रहा था, एग्जैक्ट वेलोसिटी यू कैन नॉट कैलकुलेट। व्हाट यू कैन कैलकुलेट, देखते हैं। बोल रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट लोकेट करना चाहते हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। फॉर लोकेशन नहीं, फॉर नहीं, टू लोकेट, टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए वी नीड टू सी दैट इलेक्ट्रॉन। उसके लिए इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। देखेंगे तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते, तो अगर हम सपोज देख लेते हैं, अगर देख भी पाते तो क्या होता, किसी भी पार्टिकल को देखने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानी चाहिए, फिर वो मेरे पास मेरे आंखों में पड़ेगी तभी मैं देख पाऊंगा। एज सून एज इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, विजिबल पोर्शन वाली ऑफ कोर्स। अच्छा पहले आप एक चीज समझो, कैसे आप किसी मैटर को ऑब्जर्व करोगे या देखोगे अपने नेकेड आइज से। इन ऑर्डर टू सी अ मैटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड इम्पैक्ट ऑन दैट, उसके ऊपर आएगी, फिर वो आपकी आंखों पे जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा आपकी आंखों पर विजिबल लाइट का, तभी आप देख पाओगे। एज सुन एज इसके किसी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, जैसे ही आया इसका लोकेशन ही चेंज हो गया ना। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी मोर और लेस सेम है। उस एनर्जी देने के बाद उसका इतना छोटा है, वो लोकेशन ही चेंज हो गया। सो आप अभी यहाँ देख पा रहे हो, थोड़ी बाद यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। दैट्स वाई वी कैन नॉट लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैटर। सो यहाँ तक एक्सप्लेन हुआ आप लोगों के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ मैं अपने दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि वी कैन नॉट लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली डू द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, उस प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि भाई वो प्रोबेबिलिटी क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिकली हाइड्रोजन एटम से आगे बढ़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जब जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से एनर्जी में इलेक्ट्रॉन शेल्स में या ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। सो दोस्तों, सो एस्पिरेंट्स, इस तरीके के और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस और नॉलेज के लिए बने रहिए रसायन शास्त्री के साथ। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।